हेलो दोस्तों, आज हम फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में अब हम आगे बात करेंगे बियोंसी एंड फ्लोटेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? बियोंसी एंड सेकंड टॉपिक है फ्लोटेशन। ठीक है, तो बियोंसी मीन्स जो भी हमारा बॉडी है, अगर कोई बॉडी पानी के अंदर डिप है या किसी भी लिक्विड के अंदर डिप है तो उसके कारण एक बियोंसी फोर्स लगता है, लिक्विड के डिस्प्लेसमेंट के कारण बियोंसी फोर्स। ठीक है, और इसी बियोंसी फोर्स के कारण बॉडी जो करती है, क्या करती है? कुछ बॉडी फ्लोट करती है, कुछ बॉडी सबमर्ज्ड हो जाती हैं बियोंसी फोर्स लगने के बाद भी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बहुत डिटेल में कि बियोंसी क्या होता है और फ्लोटेशन क्या होता है। ये हमारी बॉडी है कोई, ठीक है, ये भी बॉडी जो है वो भी हमारी लिक्विड में सबमर्ज्ड है। ठीक है, लिक्विड लेवल हमारा ये है, मान के चला। ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर है। तो अभी क्या हो रहा है? इस बॉडी के द्वारा कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है? इतना वॉल्यूम। तो जो लिक्विड के द्वारा जो लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है, लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, जो लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है बॉडी के द्वारा वो कितना है? v। मानिए इतना वॉल्यूम क्या है? v। ठीक है, और जो बॉडी का वेट है, जो बॉडी का वेट है, वेट मानिए w है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करती है वो बॉडी उसी वेट के बराबर होती है, या जितना बॉडी का वेट, जितना लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका जितना वेट है वही बॉडी का वेट होगा। ठीक है, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही बोलता है। अभी हम आगे बात करेंगे फ्लोटेशन की और सबमर्ज की। अगर हमारी ये बॉडी है, इसके द्वारा कुछ वॉल्यूम भी डिस्प्लेस किया गया है और लिक्विड वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया गया है? v। तो इसके द्वारा जो वॉल्यूम भी डिस्प्लेस किया गया है ना, इसका मास मान लिया, इसका वेट जो है वो w है। w क्या है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और जो बॉडी का वेट है वो wb, दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर दोनों बॉडी, अगर w वेट ज्यादा है, अगर बॉडी का वेट ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है कि उसकी फ्लूइड जो बॉडी है वो सबमर्ज्ड हो गई है उसके अंदर। ठीक है, पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड हो गई है, सबमर्ज्ड मतलब डूब गई है। तब क्या होगा? बॉडी का वेट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए पानी के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने से। जितना पानी का वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया गया है उससे ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? बॉडी उसके अंदर डूब जाएगी। ठीक है, वो सबमर्ज्ड कंडीशन हो जाएगी। अब जो हमारी फ्लोटिंग कंडीशन है और सबमर्ज्ड कंडीशन है, अब हम इन दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सबमर्ज्ड की कंडीशन में। अगर कोई बॉडी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है, सपोज ये हमारी बॉडी है, कोई हमारी बॉडी पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया है वो क्या होगा? उसका वेट कितना होगा? कम होगा, क्यों? तभी ना बॉडी भारी है, हैवी है, तभी बॉडी पानी के अंदर सबमर्ज हुई है। ठीक है, अगर बॉडी सबमर्ज हुई है तो ठीक। अब हम सबमर्ज बॉडी की कंडीशन में, अगर ये सबमर्ज है तो उसकी हम तीन कंडीशन होती हैं। पहली स्टेबल कंडीशन, दूसरा अनस्टेबल कंडीशन और तीसरा न्यूट्रल कंडीशन। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तीन पोजीशन होंगी उसकी, है ना, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, अभी हम इन तीनों को बात करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सेंटर ऑफ बियोंसी। सेंटर ऑफ बियोंसी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम जानते ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? वो सेंटर जिसपे सेंटर ऑफ मास को ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी होता है। अगर ऐसे प्लेस में जहाँ पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो पोजीशन टू पोजीशन, वो पॉइंट टू पॉइंट डिफर कर रही है, तब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास डिफर हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास मोस्टली सेम होता है, जहाँ पर हमारी ग्रेविटी जो है वो सेम रहती है तब। ठीक है, तो जैसे हमारी ये बॉडी है, पानी के अंदर सबमर्ज है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर बॉडी में मास यहाँ पर ज़्यादा होगा
और यहाँ पर पूरी हल्की है, तब क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर पॉइंट ये है इसका बॉडी का, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी, सेंटर से शिफ्ट कर जाएगी जिस तरफ वो पॉइंट जहाँ से मास सभी जगह इक्वल रहे, है ना, तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, एक डेफिनेशन के मतलब समझने के लिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मास बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है सैंड में, ठीक है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा इसका, ठीक है। और अगर हम दूसरा बॉडी ले लें, अगर ये बॉडी थ्रू आउट द बॉडी सेम डेंसिटी है, तब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, यही होगी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ब्योयांसी क्या है, सेंटर ऑफ ब्योयांसी में जो भी हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस किया हुआ है, जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस किया हुआ है, फ्लूइड वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया हुआ है वो क्या है, जितना भी बॉडी का शेप रहेगा, है ना, जितना बॉडी का वॉल्यूम रहेगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा। अब फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी उस वॉल्यूम में वो क्या होगी, चारों तरफ कांस्टेंट होगी, है ना। तो जो भी सेंट्रोइड होगा इस बॉडी का वॉल्यूम का, जो भी सेंट्रोइड होगा वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ब्योयांसी कहलाएगा, क्योंकि जो भी हमारी फ्लूइड को इस तो मतलब नहीं है कहाँ पे हैवी है कहाँ पे लो है ना, वो उसकी डेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। अब हम सेंटर ऑफ ब्योयांसी और सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड कंडीशन और फ्लोटिंग कंडीशन दोनों की कंडीशन में हम फोर्स की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर हम इस कंडीशन पे आएंगे एक बार, ठीक है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सबमर्ज्ड कंडीशन में। सबमर्ज्ड कंडीशन में क्या फोर्स लग रहा है, ये हमारी पानी का लेवल है, ये हमारी कोई बॉडी है जो सबमर्ज हो रखी है पानी के अंदर, यहाँ का एरिया ए है, यहाँ का भी नीचे का एरिया ए एरिया है, ठीक है। ये हाइट हमारी क्या हो गई, एक्स है, और ये हाइट हमारी क्या होगी, x1 होगी, ठीक है। तो हमारी ए वाला सरफेस कौन सा हो गया, A1, और इस वाली सरफेस को हमने A2 मान लिया, ठीक है। अभी A1 सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, A1 सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो A2 पे लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, ठीक है। तो हम अब एक एक फ्लूइड की बात करते हैं। ऊपर वाले सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है P, वो क्या हो जाएगा, रो फ्लूइड का, G, और हाइट कितनी है, x, ये हो गया यहाँ पे P1। P2 पे क्या हो जाएगा, रो फ्लूइड का वही है, G वही है, और हाइट कितनी होगी, x1, ठीक है। तो अभी जो अपवर्ड डायरेक्शन में, जो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है F1, वो कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। जो F2 पे लग रहा है वो क्या हो गया, P2 इनटू एरिया, ठीक है। ए वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो F नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। तो F2 बराबर क्या है, P2, ए हो गया P1, P2 माइनस P1 इनटू एरिया होगा। अब P2 और P1 में क्या है, केवल x और x ही अलग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x इंटू रो ऑफ फ्लूइड इंटू g इंटू एरिया, ठीक है। x1 माइनस x क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, ठीक है, हाइट, और यहाँ पे एरिया है इंटू रो ऑफ फ्लूइड इंटू g, तो h इंटू ए क्या हो गया, h इंटू ए क्या हो गया, कुल मिला करके वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू रो एफ इंटू जी, ये क्या हो गया, एफ नेट, ब्योयांसी फोर्स, ठीक है। जो भी ब्योयांसी फोर्स लग रहा है वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है बॉडी के द्वारा, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ नेट, वो वही ब्योयांसी फोर्स है हमारा, ठीक है। ये सबमर्ज्ड कंडीशन में। अगर हम फ्लोटिंग की बात करें तब फ्लोटिंग की बात करें, हम इसमें स्क्वायर से मान के चल रहे हैं, या कोई भी मान लिया, यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ पर भी एरिया ए है, ठीक है। अभी इसकी हाइट कितनी है, h है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है, जो बॉडी डिस्प्लेस है x, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जो नीचे वाली सरफेस पर फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, उसको हम निकालने कैसे करेंगे, इसके ऊपर जो नीचे वाली सरफेस के ऊपर जो फोर्स प्रेशर लग रहा है, प्रेशर x, इसकी हाइट मान लिया x है, ठीक है। तो प्रेशर P x बराबर क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लूइड
इंटू जी इंटू एक्स, हाइट एक्स डेप्थ पे है ना। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है, जितनी डेप्थ पे चले जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो एक्स डेप्थ पे जो प्रेशर लगेगा वो इतना लग रहा है, एक्स डेप्थ पे जो फोर्स लगेगा एफ एक्स वो कितना हो गया इस सरफेस के ऊपर, रो एफ जी एक्स इंटू एरिया कितना ए, ठीक है। तो अब अगर हम निकालेंगे तो रो एफ जी एरिया इंटू एक्स। अब एरिया इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है, तो बेयोंसी फोर्स क्या हो गया, बेयोंसी फोर्स क्या हो गया, जो भी वॉल्यूम लिक्विड के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है उसके कारण जो भी फोर्स लग रहा है वही हमारा बेयोंसी फोर्स के बराबर होता है। यही फ्लोटिंग में है, यही सबमर्ज कंडीशन में है, ठीक है। अभी हम किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात। सबसे पहले हम सबमर्ज कंडीशन में बात करेंगे स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल की, ठीक है। तो हमने सेंटर ऑफ बेयोंसी देख लिया, जो वॉल्यूम है उसका जो भी सेंटर रहेगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ बेयोंसी होगा, ठीक है। अब ये स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, सपोज हमारे पानी है और इसके अंदर एक हमारी कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इसके अंदर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी इसकी, सेंटर में होगी, ठीक है। अब अगर यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही हमारी क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा, और वही हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ बेयोंसी हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज ये हमारा पानी है और हमारा ये बैलून है, बैलून से हमारा कोई पत्थर कनेक्टेड कर दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा मतलब ये कवर्ड है, ये हमने इस टाइप से बैलून के चारों तरफ एक कवर्ड करके रखा हुआ है और ये भी फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे हैवी वेट है करके, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ बेयोंसी कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ बेयोंसी इसके सेंट्रॉइड पे होगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ बेयोंसी होगा बी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया हमारा जी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इक्विलिब्रियम में अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम कंडीशन में है तो, और बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल शेप में है, तब क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बेयोंसी लगभग सेम ही होगा। लेकिन अगर मास असिमेट्रिकल शेप में है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है तो ग्रेविटी और बेयोंसी दोनों ही अलग अलग पोजीशन में होगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ये बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। क्यों है, क्योंकि जब हम सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग की बात करेंगे तब हमें जानना जरूरी रहेगा। अगर हम इसके द्वारा जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है, वॉल्यूम वो क्या है, फ्लूइड का वॉल्यूम, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे ला दें तब भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको टिल्ट कर दें तब भी वही रहेगा, और इसका जो सेंटर ऑफ बेयोंसी है वो भी क्या होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो अभी इस शेप में है ना, बाहर से जो वॉल्यूम है वो इस शेप में है। अगर हम इसको ऐसे थोड़ा टिल्ट कर देंगे तब भी बाहर वॉल्यूम ऐसा ही रहेगा, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में टिल्ट कर देंगे तब भी वॉल्यूम यही रहेगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर ऑफ बेयोंसी मान लिया यहाँ पे था, तो अभी वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तब भी वॉल्यूम सेंट्रॉइड इसका यहीं पे रहेगा, सेंट्रॉइड इस कंडीशन में भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर हमने टिल्ट कर दिया तो कंप्लीटली एक चीज याद रखना, या समझ गए होंगे, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी की कंडीशन में अगर हम इसको टिल्ट भी करेंगे तो जो सेंट्रॉइड है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो सेम ही है। तब क्या हो रहा है, हमारा सेंटर ऑफ बेयोंसी चेंज तो हो रहा है लेकिन बॉडी के साथ में फिक्स है। अगर बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है तो ये सेंटर यहाँ पे है तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। किसके केस में, सबमर्ज्ड बॉडी की कंडीशन में, ठीक है। अभी हम ये तो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, अभी हम स्टेबल अनस्टेबल इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनको समझने के लिए देखो हमने एक बॉडी ले ली, असिमेट्रिकल शेप की लेते हैं जिससे हमें बहुत आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हमारा ये बॉडी है, यहाँ पे हमारा ये रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है और सेंटर ऑफ बेयोंसी यहाँ पे है, ठीक है। अभी सपोज दैट सेंटर ऑफ बेयोंसी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन है, फ्लूइड है ऊपर डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। और ग्रेविटी के कारण फोर्स कैसे लग रहा होगा, नीचे डायरेक्शन में, ठीक है।
अभी सपोज दैट हमने इसको टिल्ट किया, ठीक है, टिल्ट किया, टिल्ट करने पे क्या हुआ, ये ऐसा टिल्ट हो गया, ग्रेविटी हमारी इसी लाइन पे है ना, तो हमारी इसी लाइन पे आ गई ग्रेविटी, ब्योंसी हमारी यहाँ पे है और ग्रेविटी हमारी यहीं पे है, ठीक है। तो ग्रेविटी कैसी लग रही है, अपवर्ड नीचे की डायरेक्शन है, और ब्योंसी कैसा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी दोनों के कारण क्या हो रहा है, टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों के कारण टॉर्क ऐसा लगेगा, टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा। हमने बॉडी को टिल्ट यहाँ पे किया और जो रिस्टोरेशन टॉर्क है या जो टॉर्क है, टॉर्क जो टिल्ट के कारण जो हमारा टॉर्क लगा, दोनों में डिस्प्लेस हो गए, तो दोनों की जो सेंटर लाइन है वो अलग अलग हो गई। इसके कारण क्या लगा, एक टॉर्क लगा, उस टॉर्क को हम क्या बोल रहे हैं, वो टॉर्क क्या कर रहा है, उसको फिर से उसी पोजीशन में लाने का ट्राई कर रहा है, जो ओरिजिनल पोजीशन था उसी पोजीशन में लाने का ट्राई कर रहा है, मींस रिस्टोर कर रहा है इसको। तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। मतलब हम उसको कितना भी धक्का देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर से वो उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में था, ठीक है। अब हम अनस्टेबल की बात करते हैं। अनस्टेबल में क्या है, सपोज हमने इसको उल्टा ले लेते हैं, ऊपर हमारा हैवी है, ठीक है, और नीचे हमारा बहुत ही ज़्यादा हल्का है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और सेंटर ऑफ ब्योंसी लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको थोड़ा टिल्ट किया, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ गया और सेंटर ऑफ ब्योंसी यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और सेंटर ऑफ ब्योंसी पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, अभी इसके कारण जो टॉर्क लगेगा, इसके कारण जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो होगा क्या, अभी हमने थोड़ा सा टिल्ट किया था, लेकिन इसके कारण जब सेंटर ऑफ ब्योंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों हमारे शिफ्ट हो गए, तो इस टिल्ट के कारण क्या हो रहा है, ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया और इसको पूरे को नीचे अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मूव कर रहा है। मींस ये बॉडी को क्या कर रहा है, और अनस्टेबल कर रहा है। जो टॉर्क इसमें लग रहा है, जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है किसके कारण, डिस्प्लेसमेंट के कारण या टिल्ट के कारण, वो क्या कर रहा है, बॉडी को और अनस्टेबल कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। और जो स्टेबल है, जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो उसको और स्टेबल कर रहा है। न्यूट्रल क्या होगा, एक न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल सपोज दैट ये बॉडी है हमारी और इसका शेप वगैरह सब कुछ सेम ही है, ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल बॉडी है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो इसका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी का सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। मींस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही आपस में एक ही पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर रहेंगे, जी भी वही है, बी भी वही है। तो होगा क्या, ए बॉडी को तुम डिस्प्लेस भी कर लोगे तो वो न्यू पोजीशन में आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो वो उसी पोजीशन पर बना रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल, जिसमें रिस्टोरेशन टॉर्क लग रहा है और उसको बॉडी को फिर से इक्विलिब्रियम में लाने का ट्राई कर रहा है, उसी पोजीशन में लाने का ट्राई कर रहा है। इसमें अनस्टेबल में बॉडी को और अनस्टेबल क्रिएट कर रहा है और उसको और भी न्यू पोजीशन में लाने के लिए वो मूव कर रहा है, उसको अनस्टेबल बना रहा है। न्यूट्रल, वो जिस पोजीशन में आप मूव करोगे वो उसी पोजीशन में रह जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ब्योंसी दोनों सेम जगह पे है। स्टेबल की कंडीशन में क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी बिलो था और सेंटर ऑफ ब्योंसी ऊपर डायरेक्शन में था। इसकी कंडीशन में जी एवर था किसके, बी के, इसमें जी एंड बी कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। जी बिलो बी है, जी एवर बी है और जी और बी कोइंसाइड कर रहा है। किसकी कंडीशन में, सबमर्ज्ड बॉडी की कंडीशन में। अभी हम किसकी बात करेंगे, अभी हमने सबमर्ज की बात कर ली है, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड फ्लोटिंग के लिए, ठीक है। फ्लोटिंग और सबमर्ज दोनों सेम ही है, फिर अंदर अलग क्या है, दोनों में डिफरेंस कहाँ हो जा रहा है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे हो जा रहा है। अभी हमारी सपोज ये फ्लोटिंग बॉडी है, सपोज ये हमारी फ्लोटिंग बॉडी है, ठीक है।
बॉडी वी जो है वो फ्लोटिंग बॉडी है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ना, जो ब्योंसी का वॉल्यूम केवल इतना ही है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है वो इतना ही है। अगर ये मान लिया सिमेट्रिकल शेप की भी हो, ठीक है, और ये सबमर्ज्ड है, तब क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ब्योंसी यहीं पे होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम ही डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। तब होगा क्या इस कंडीशन में, जी ए है, बी ए है। अब हम इसको थोड़ा बहुत मूव करेंगे तो ब्योंसी शिफ्ट करेगा, लेकिन ग्रेविटी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। क्यों होगा ऐसा, सबमर्ज्ड में नहीं हो रहा था ऐसा, सबमर्ज्ड में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पूरी की बॉडी ही सबमर्ज थी, तो उसको कैसा भी मूव कर लो तो उसका सेंटर ऑफ ब्योंसी बॉडी के साथ ही मूव करेगा। लेकिन सपोज दैट ये हमारा एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा कॉनिकल है, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पर होता है, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब ये हमारा बॉडी इतना सबमर्ज है तो सेंटर ऑफ ब्योंसी ये हो गया, जी है, ए बी है, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब हमने इसको यहाँ पर टिल्ट किया है तो होगा क्या, ऐसा हो जाएगा, लिक्विड लेवल यही है, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यहाँ पे ही रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ पे ही है। अब सेंटर ऑफ ब्योंसी इस कंडीशन में कहाँ पे आ जाएगा, इस कंडीशन में यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। अभी बॉडी के साथ में, पहले बॉडी के साथ में इसी लाइन पे था, लेकिन अभी हमने इस बॉडी को टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ ब्योंसी ये अब लेटरली मूव कर गया, इसी लाइन पे नहीं रहा ना ये, अब ये मूव कर गया। अगर हम इसको दूसरी डायरेक्शन मूव करेंगे, ऐसे ही ब्योंसी जो है वो दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि सेंटर ऑफ ब्योंसी फ्लोटिंग की कंडीशन में बॉडी के सापेक्ष मूव कर रहा है ना, और सबमर्ज बॉडी की कंडीशन में बॉडी के कंपैरिजन में वो मूव नहीं कर रहा है। जहाँ पर बॉडी अगर एक बार सबमर्ज हो गई है तो क्या है, जहाँ पर बॉडी मूव कर रही है वैसे ही सेंटर ऑफ ब्योंसी शिफ्ट कर जा रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा, ग्रेविटी के कारण फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे लग रहा है, ब्योंसी के कारण कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। अभी इनका बोलना क्या है, अभी इनका बोलना है फ्लोटिंग कंडीशन में कि अगर फ्लोटिंग कंडीशन में है तो उस कंडीशन में होगा क्या, जो ब्योंसी है, ग्रेविटी तो अपनी जगह पे है, ब्योंसी ही शिफ्ट कर रहा है, तो ब्योंसी को हम कैसे मानेंगे, हमें ऐसा चीज चाहिए ना जो फिक्स हो, है ना। फिक्स की कंडीशन में ही तो हम उसका टॉर्क निकाल पाएंगे। अगर कोई फिक्स पॉइंट हो तो हम कैसे निकाल पाएंगे, वहां पे तो ब्योंसी फिक्स था, यहाँ पे सेंटर ऑफ ब्योंसी फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हमें कुछ और चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है, सेंट्रोइड की लाइन है, वो जहाँ पे उसकी लाइन से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन से मैच करती है, वो क्या होता है, वो वाला पॉइंट क्या कहता है, मेटा सेंटर, एम। इन्होंने एक नया पॉइंट की जरूरत पड़ गई फिर इनको, तब फिर मेटा सेंटर आया, ठीक है। तब फिर क्या आया, मेटा सेंटर आया, ठीक है। और फिर इस मेटा सेंटर के बेस पे उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ पे मूव करोगे तो मेटा सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अभी हमने इस डायरेक्शन मूव किया और हम इस डायरेक्शन मूव कराते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं थोड़ा, तो समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमारा यहीं पे है, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ ब्योंसी क्या हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ब्योंसी कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ब्योंसी यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेंटर ऑफ ब्योंसी के कारण फोर्स एक्सट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। तो जो मेटा सेंटर है वो फाइनली तुम्हारा आपका क्या रहेगा, मेटा सेंटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक बार अच्छे से बनाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमारा यही रहा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ब्योंसी कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ब्योंसी ऐसा वॉल्यूम हो गया तो सेंटर ऑफ ब्योंसी यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है।
अभी इसके कारण जो भी अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा वही लगता है, ग्रेविटी का यहाँ पे लगता है, तो मेटा सेंटर यहाँ पे कहीं हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस कंडीशन में हो रहा था हमारा, ठीक है, इस कंडीशन में भी वही हो रहा था, तो यहाँ पे कहीं मेटा सेंटर था, ठीक है। अगर हम वर्टिकल ले लेंगे तो यहाँ पे कहीं मेटा सेंटर रहेगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो मेटा सेंटर है हमारा वो क्या है, मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो फिक्स्ड है फ्लोटिंग की कंडीशन में, लेकिन सेंटर ऑफ ब्योंसी यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में, मतलब अगर हम इसको इस डायरेक्शन में टिल्ट कर रहे हैं तो ब्योंसी यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, और अगर इस डायरेक्शन में टिल्ट कर रहे हैं तो ब्योंसी यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है ना, बॉडी के सापेक्ष में। तो हमें क्या चाहिए, एक नया पॉइंट चाहिए मेटा सेंटर, और इसी से हम मेटा सेंटर हाइट निकालते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, GM। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर हाइट, ठीक है। मेटा सेंटर हाइट क्या होती है, वो I/V। I क्या है, अब I की बात कर लेते हैं। अभी हमारा ये जो मान के चलिए ये बॉडी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है, लेकिन अगर हम इसका लेटरल व्यू लेकर के चलें, टॉप व्यू लेकर चलें, तो टॉप व्यू मान लिया ऐसा है, नहीं, बॉडी इस टाइप से है और ऐसी कॉनिकल है, ठीक है, बोट टाइप की है, ठीक है। तो इसके जो वाटर लाइन की हम बात करेंगे, तो वाटर लाइन पे कितना एरिया कवर कर रहा है, इस ऐसा वाटर एरिया में कवर हुआ, इसकी हाइट, इसकी डेप्थ मान लिया B है, तो B हो गया, इसकी चौड़ाई जो है वो L है, ठीक है, और हम इसको टिल्ट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसको हम ऐसे टिल्ट कर रहे हैं ना, तो इसी एक्सिस के अलोंग जो भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, ठीक है, B, ये हमारी B है, ये हमारी लेंथ है IB, जो वाटर लाइन पे जो भी एरिया बन रहा है, जो भी वाटर लाइन पे जो भी हमारा एरिया बन रहा है, उसका जिस एक्सिस के अलोंग हमें टॉर्क निकालना है, जिस एक्सिस पे हम टिल्ट कर रहे हैं, जिस एक्सिस को मान करके, उसके एक्सिस के अलोंग जो भी हमारा सेंटर और जो भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है हमारा टोटल वॉल्यूम, उसको क्या कहेंगे हम, मेटा सेंटर हाइट GM, ठीक है, मेटा सेंटर हाइट GM। सपोज अगर हम इसको इस डायरेक्शन में टिल्ट करते तो मेटा सेंटर हाइट GM क्या हो जाता, I क्या हो जाता, B एक्सिस के रंग नहीं हो रहा है ना, अब L एक्सिस के रंग हो रहा है ना, तो IL/वॉल्यूम भी, ठीक है, ये क्या हो गया मेटा सेंटर हाइट GM।